स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है कोलकाता के बारे में। वहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन वेयर हाउस में कोलैप्स होने की वजह से कुछ वर्कर्स का डेथ हुआ है। कुछ ऐसे भी वर्कर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन वेयर हाउस का जो डेबरीज है उनमें ट्रैप हुए हैं। तो ट्रैप हुए वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ का जो टीम है उनका लीडरशिप के अंदर में। और आप देखिए कि डेबरीज के बिटवीन में एक होल को भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, जिससे कि जो ट्रैप वर्कर्स हैं उनको ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा सके, उनका जो सर्वाइबिलिटी है उसको इंश्योर है वो किया जा सके। स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक सिमिलर एक्सीडेंट हम उत्तराखंड के रिगार्डिंग में भी रीड करते हैं। 2023 के समय में जो हमारा चार धाम प्रोजेक्ट है उसके थ्रू एक सिल्क-यारा नाम का टनल है, उसके अंदर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के दौरान में वहाँ पे भी कुछ वर्कर्स हैं वो ट्रैप हुए थे। तो 2023 का वो समय है। टनल का जो नाम है वो क्या है, सिल्क-यारा नाम का वो टनल है। उसमें भी कुछ वर्कर्स हैं वो वहाँ पे ट्रैप हुए थे। और आप देखिए कि उनका भी जो सर्वाइबिलिटी है उसको इसी तरीके से इंश्योर किया गया था कि होल का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसके थ्रू ऑक्सीजन का उनको सप्लाई है वो हुआ था। और 16 डेज़ के कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद में उन सभी जो वर्कर्स हैं उनको रेस्क्यू है वो कर लिया गया था। एक काफ़ी सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रहा था 2023 का। सिल्क-यारा टनल है और ये कहाँ पे है उत्तराखंड के अंदर में, उत्तरकाशी नाम का डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड को जब आप रीड करोगे तो आप देखिए कि टू रीजन्स के अंदर में, लार्जर वे में टू रीजन्स में वो स्टेट है उसको डिवाइड किया जाता है। एक जो पार्ट है वो गढ़वाल का रीजन है, एक जो पार्ट है वो कुमायूं का रीजन है। तो गढ़वाल का जो रीजन है, जो वेस्टर्न पार्ट है गढ़वाल का, वहाँ पे ये जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि ये जो एरिया है जहाँ पे वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन किया जाना था, इस लैंड को लीज के ऊपर में दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट अथॉरिटी है उनके द्वारा। कलकत्ता के वहाँ पे जो पोर्ट है उसका जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटरी बॉडी होता है पोर्ट का, तो उनके द्वारा लीज के ऊपर में लैंड दिया गया था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था जब ये इंसिडेंट होता है। जो कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो लोकल बॉडी है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन को ऑथराइज करता है वहाँ पे, तो उनके द्वारा इस बिल्डिंग का जो प्लान है उसको फॉल्टी है वो माना गया था। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोर्ट अथॉरिटी के बारे में मेंशन है। तो जब भी हम पोर्ट अथॉरिटीज़ के बारे में रीड करते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आया करते हैं। आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में जो पोर्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के रूप से। जो मेजर पोर्ट हुआ करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आया करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उसके डोमेन में ये हुआ करते हैं। तो जो मेजर पोर्ट हैं वो किसके अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं। हमारे कंट्री के अंदर में कितने मेजर पोर्ट हैं, अर्लियर फेज में आप देखिए कि 12 मेजर पोर्ट हुआ करते थे। एक रिसेंटली वाधवन नाम का जो पोर्ट है जो महाराष्ट्र के वहाँ पे प्रपोज है, अभी कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। और एक पोर्ट ब्लेयर का जो पोर्ट है उसको भी यहाँ पे मेजर पोर्ट के रूप से कंसिडर है वो किया जाता है। तो अर्लियर फेज के अंदर में जो नंबर ऑफ मेजर पोर्ट है वो कितने हुआ करते हैं, 12। एक बार इन पोर्ट को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिए कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो कांडला पोर्ट हुआ करता था, कांडला पोर्ट का जो रीनेम है वो क्या किया गया था, तो उसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से प्रेजेंट समय में जाना करते हैं। किसके नाम से, दीनदयाल उपाध्याय जो एक पर्सनैलिटी हुआ करते हैं हमारे कंट्री से रिलेटेड, तो दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। फिर आप देखिए कि मुंबई के वहाँ पे एक जीएनपीटी नाम का पोर्ट है, जीएनपीटी नाम का पोर्ट है। और जीएनपीटी के अलावा स्टूडेंट्स मुंबई पोर्ट भी है जो कि एक नेचुरल लार्जेस्ट पोर्ट हमारे कंट्री के अंदर में सिचुएटेड है। और ये जो 3 पोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न पार्ट के टॉप एरिया के अंदर में है, दीनदयाल पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है और जीएनपीटी का पोर्ट है। हमारा एक जो प्रोजेक्ट था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके थ्रू आप देखिए कि इनिशियली इन्हीं 3 जो पोर्ट एरिया हैं जिनको प्रपोज किया गया था, जो कि वेस्ट एशिया के साथ में कनेक्टिविटी को सेटअप करेंगे सी रूट के थ्रू में, और लैंड रूट के थ्रू जो वेस्ट एशिया का एरिया है उसको वहाँ पे कवर किया जाएगा, जिससे कि यूरोप से हम डायरेक्टली कनेक्टिविटी को सेटअप कर सकें। तो 3 पोर्ट तो आप देखिए कि यहाँ पे हुई। इसके सदर्न पार्ट के लिए अगर हम मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको कर्नाटका का जो डोमेन एरिया है, लैंड एरिया है, वहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कर्नाटका का एरिया है वहाँ पे कौन सा है,
न्यू मैंगलोर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है। फिर गोवा के वहाँ पे आप देखिए कि मुर्मू गांव नाम का एक पोर्ट है, गोवा के वहाँ पे पोर्ट का नाम क्या है, मुर्मू गांव उस पोर्ट का नाम है। और कोचिन पोर्ट जो है वो है केरल के वहाँ पे। अब अगर हम ईस्टर्न पार्ट के रिगार्डिंग में रीड करें, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि कैलकाटा के वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। जो कैलकाटा और हल्दिया पोर्ट है उसको रीनेम किया जाता है, उनके नाम से उसको जाना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में उड़ीसा के वहाँ पे जो पारादीप पोर्ट है वो सिचुएटेड है, उड़ीसा के वहाँ पे जो है वो पारादीप पोर्ट है। आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो सिचुएटेड है। और 3 पोर्ट एरिया ऐसे हैं जो तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तमिलनाडु के वहाँ पे कौन कौन सा पोर्ट रहेगा, एक तो आप देखिए कि कामारजार पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट को कामारजार पोर्ट के नाम से जाना करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई जो पोर्ट है, जो तुतीकोरिन उसका अर्लियर नाम है वो हुआ करता था। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। स्वदेशी जो मूवमेंट होता है 1905 का, उस दौरान में उन्होंने आप देखिए कि स्वदेशी जो नेविगेशन स्ट्रीम है उसको भी सेटअप किया था वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा तुतीकोरिन के वहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट है, एक पोर्ट का नाम है चेन्नई पोर्ट है। तो ये यहाँ पे टोटल हमारे मेजर्स हैं। वाधवन नाम का जो है वो प्रपोज कहाँ पे है, महाराष्ट्र के वहाँ पे। और पोर्ट ब्लेयर के वहाँ पे भी एक पोर्ट है जो प्रपोज है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। ये तो हमने पोर्ट एरिया के बारे में देखा। काफ़ी बार आपने आप देखिए कि आपने लैंड पोर्ट अथॉरिटी का भी एक जो नेम है वो सुना होगा। काफ़ी बार आप देखिए कि जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हुआ करते हैं वो न्यूज़ के अंदर में आया करते हैं। तो जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी है वो भी क्या यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है उसी के अंडर में आया करती है। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन में होता है। और इसी के अंडर में आप देखिए कि इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है उनको डेवलप किया जाता है। जैसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हमारे यहाँ पे अटारी नाम का एक पोस्ट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन में है। जोगबानी भी है, रक्सूल भी है, जो अदर कंट्रीज़ के साथ में एग्जिस्ट हैं वो किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पोर्ट अथॉरिटी के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एक यहाँ पे होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपको ये है कि काफ़ी बार जो वेयर हाउस हुआ करते हैं वहाँ पे आप देखिए कि जो फार्मर जो हैं, फार्मर अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे रखते हैं और वहाँ से एक रिसिप्ट है उसको रिसीव करते हैं। तो जो वेयर हाउस का जो रिसिप्ट हुआ करता है, वेयर हाउस का जो रिसिप्ट है, क्या उसको फार्मर एज ए लोन के रूप से यूज कर सकते हैं कि उनको अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो इस वेयर हाउस रिसिप्ट को क्या उनके द्वारा यूज है वो किया जा सकता है एज ए कोलेटरल के रूप से लोन की रिगार्डिंग में। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। एग्रीकल्चर पर्पज़ से ये काफ़ी बार न्यूज़ में होता है, वेयर हाउस का जो रिसिप्ट है जो कि फार्मर्स अपने स्टोरेज, अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे स्टोरेज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस के जो ट्रेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया के अंदर में आए हैं तो उनके साथ में डिफरेंट राउंड ऑफ डिस्कशन है वो किया गया। उन्होंने आप देखिए कि हमारे बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका इंट्री में जो एग्रीमेंट है जो फरवरी के समय ही डिस्कस हो चुका है, अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में, उसको और किस तरीके से ब्रॉडर वे के अंदर में इस्टेब्लिश है वो किया जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है वो हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हर एक पॉइंट को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। जो हमारा इंडिया और यूएस के बिटवीन में जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये आप देखिए कि फरवरी 2025 के समय में अनाउंस हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे इलेक्ट होते हैं और उसके 1 मंथ के अंडर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के विजिट के लिए गए थे। तो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो अनाउंस हुआ था फरवरी 2025 के समय में, जिसको मैंडेट था कि जो सितंबर अक्टूबर का जो समय है 25 के समय ही इसको इस्टेब्लिशमेंट में लाना है, बट अभी तक ये इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आया है। जो हमारा ट्रेड डील जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो फरवरी के मंथ के समय में कंप्लीट वे में डिस्कस हो चुका है, बट अभी तक वो भी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आया है, उसको जो फाइनल टच है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में, इसको कैसे ब्रॉड किया जा सकता है तो उसके एरियाज़ का डिस्कसन हुआ। एक तो मार्केट का जो एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में है,
मार्केट एक्सेसिबिलिटी में आप देखिए कि यूएस का एक प्रपोजल हुआ करता है कि इंडिया के अंदर में जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके अंदर में वो एंटर करें, वहाँ के प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में आएँ। तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट था। सेकंड आप देखिए कि जो डिजिटल ट्रेड है उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि डिजिटल एरिया के अंदर में कैसे यहाँ पे बोथ कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ में डिजिटल ट्रेड को प्रमोट है वो कर सकते हैं। डिजिटल ट्रेड के अलावा जो सप्लाई चेन का जो रेजिलियंस है उसका भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। किसका डिस्कशन हुआ स्टूडेंट? सप्लाई चेन रेजिलियंस। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो प्रेजेंट समय का डिमांड है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो उन मिनरल्स का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस हो सके, इसके रिगार्डिंग में यूएस ने एक प्लान है उसको प्रपोज किया था जिसको कि हम पैक्स सिलिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं इसको स्टूडेंट्स? पैक्स सिलिका। और आप देखिए कि पैक्स सिलिका को इंडिया ने भी ज्वाइन करने के लिए हाँ किया था जब एआई का समिट हुआ था इंडिया के अंदर में। तो उस दौरान में इंडिया प्रॉमिस करता है कि इंडिया इसको पैक्स सिलिका है उसको ज्वाइन करेगा, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई है उसको इंश्योर करता है। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर जो यहाँ पे हुआ करते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? आप देखिए कि टैक्सेशन जब कोई कंट्री इंक्रीज करता है, जैसे यूएस ने अभी 12.5% का टैरिफ लगाया है इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उनका एलिगेशन है कि इंडियन जो कंपनीज हैं वो फोर्स लेबर को कैरी आउट करते हैं। तो ये तो बेसिकली आप देखिए कि टैरिफ हुआ। नॉन टैरिफ क्या होता है कि अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करे कोई भी कंट्री, तो जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सके बोथ कंट्रीज़ के ट्रेड के अंदर में, और कैसे दोनों कंट्रीज़ का कोऑपरेशन है वो यहाँ पे एक्सपेंड हो उसका भी डिस्कशन हुआ है। तो ये कुछ हमने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड किया। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो यूके के विजिट के लिए भी गए हैं। बिजनेस का जो पेज आया करता है, इकोनॉमी का पेज, वहाँ पे न्यूज़ मेंशन है और वहाँ पे कहा गया है कि कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो हमारा यूके के साथ में साइन हुआ है और इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो किसके साथ में साइन हुआ है? यूके के साथ में, और इसको कैसे इस्टेब्लिशमेंट में लेके आना है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कॉमर्स मिनिस्टर हैं जो कि यूके के विजिट के लिए गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स मणिपुर के वहाँ पे लिटिल बिट स्टेबिलिटी है उसको अचीव किया गया था, बट रिसेंट मंथ के ही दौरान में आप देखिए कि कुछ जो चर्च के लीडर हैं उनका जो असैसिनेशन हुआ, उनका जो किलिंग हुआ उसके बारे में है। एनआईए को अब यहाँ पे ये जो केस है उसको हैंडओवर कर दिया गया है। एनआईए को केस है वो दे दिया गया है कि जो क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं जिनका कि वहाँ पे मार दिया गया था उसके केस को इन्वेस्टिगेट है वो एनआईए करेगा। एनआईए के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए? एनआईए के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ। ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए कि सेटअप हुआ था 2008 के समय में, जो 26/11 का जो टेरर अटैक है जो कि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के वहाँ पे होता है। तो 26/11 के इंसिडेंट के बाद में कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए थे, जैसे एनआईए है, एनटीआरओ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है। एनआईए को जो टेरर के जो केसेज हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो मैंडेट है वो दिया गया था, बट 2019 के समय में इसके जो एरिया है उसको अमेंड करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा इसको फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में भी कोई इन्वेस्टिगेशन अगर करना है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में कोई इंडिया से रिलेटेड कोई वहाँ पे टेरर का अटैक होता है और इंडिया का समहाउ लिंकेज है, तो एनआईए का जो टीम है वो वहाँ पे विजिट करेगा। जैसे श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि ईस्टर का जो बॉम्बिंग हुआ था उसको हमारा जो टीम वहाँ पे विजिट के लिए गया था वो एनआईए का ही था। जो गुरुद्वारा के अंदर में जो बॉम्बिंग हुआ था अफगानिस्तान के अंदर में 2020 के दौरान में, तो वहाँ पे भी एनआईए का टीम है वही विजिट के लिए गया था। 2019 का ये जो अमेंडमेंट है वो इनको इस तरीके से एम्पावर करता है। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपको ये देते हैं कि ये जो अटैक हुआ है उसके बाद में कुकी जो कम्युनिटी है, डोमिनेटेड कम्युनिटी मणिपुर में कौन सा है? मैती है। मैती और कुकी और जो कम्युनिटी हैं जो कि वैली आप देखिए कि हिली एरिया में रहा करते हैं, बट वहाँ पे एक और कम्युनिटी है नागा। तो जो नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी हैं उनके बिटवीन में जो डिफरेंसेज हैं वो यहाँ पे आए हैं इस किलिंग के बाद में। तो आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि वहाँ पे एक फ्लावर का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर में। फूल का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। और आप देखिए कुछ जो नागा कम्युनिटी का डोमिनेटेड एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो फूल है वो उगा करता है। तो उसका नाम क्या है? कुछ दिनों पहले हमने उसको न्यूज़पेपर में रीड किया था,
ये आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहो तो अपना जो आपने नोटबुक का जो मेंटेन किया है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में, वहाँ पे उसको गूगल करके लिखना। आप देखिए कि नोटबुक के अंदर में आप बार बार नोट डाउन करोगे, रफली अगर आप इस डिस्कशन को देखते हुए रफली अगर आप नोट डाउन करते हो तो आपको अल्टीमेट एम क्या है, न्यूज़पेपर का इस तरीके से डिस्कशन देखना, इन सब का अल्टीमेट एम ये है कि एग्ज़ाम के लिए हम बेटर वे के अंदर में प्रिपेयर हो सकें। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो पंजाब के बारे में है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे जो रिलीजियस बॉडी हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके द्वारा आप देखिए कि इनके रिगार्डिंग में जो डिसीजन लिया गया था, अब उनका कोई वीडियो था, उसमें एलिगेशंस लगाए गए थे कि इनका प्रेजेंस था उस वीडियो के अंदर में। वहाँ पे जो लैब है उनके द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है कि इनका जो रिलेशन है वो नहीं है। तो अलग अलग लैब्स का अलग अलग रिपोर्ट है। हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है, जब हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में रीड करते हैं, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पे रेगुलेट करता है, मैनेज किया करता है। आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो सिखिज़्म के अंदर में जो रिफॉर्म मूवमेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक अकाली मूवमेंट है, एक कूका मूवमेंट के बारे में भी हम रीड करते हैं। और आप देखिए कि वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे खालसा कॉलेज है, उन सब का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो भी वहाँ पे एक रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू ही होता है। अगर आपको इन रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में नहीं पता है तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है, जहाँ पे सोशियो जो रिफॉर्म्स के बारे में मेंशन किया गया है, स्पेशली जो स्पेक्ट्रम का बुक है, उसमें जाके आप इनको रीड कर सकते हो कि कैसे वहाँ पे जो जो संत राम सिंह हैं उनका लीडरशिप के अंदर में कूका मूवमेंट होता है। कैसे वहाँ पे आप देखिए कि जो अकाली मूवमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, जो महंत हैं उनका जो करप्ट प्रैक्टिस है उनको रिमूव करते हुए वहाँ पे अकाली मूवमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। और उसी के थ्रू आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है अकाली पार्टी, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920s के लेटर फेज के अंदर में। नेक्स्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो है RTI का एक्ट, कि महाराष्ट्र के वहाँ पे जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को जो जो नए रूल्स आए हैं उनके रिगार्डिंग में, जो हमारे यहाँ पे एक एक्टिविस्ट पर्सन है अन्ना हजारे, कभी 2011 में आप देखिए कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था 2011-12 के समय में। और उसका बायो प्रोडक्ट होता है कि आम आदमी पार्टी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप से वहाँ पे सेटअप होती है। उसी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पर्सन हैं जिन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टी को सेटअप किया था। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि RTI का जो अल्टीमेट मैंडेट है उसका यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। जो ब्रॉडर डेफिनेशन था, ब्रॉडर उसका मैंडेट था, उसमें रिड्यूस हुआ है। अगर इन रूल्स को यहाँ पे रिवोक नहीं किया जाता है तो वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। जो अन्नाचार्य साहब हैं उनका ये यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट्स, क्या इनके द्वारा अगर कोई मैंडेट दिया जाता है, किस तरीके से रूल है वो कर दिया जाए, इस तरीके से अमेंड है वो कर दिया जाए, तो क्या हम यहाँ पे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करता है, डेमोक्रेसी के अलग अलग पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि जो पब्लिक है वही डिसीजन मेकिंग का पार्ट बने, तो क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो इनिशिएटिव है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो इनिशिएटिव वहाँ पे जो ऑप्शन है उसके रूप से काउंट करेंगे क्या इसको? उसके रूप से नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इनका जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, जिसके थ्रू लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आए थे, वो भी आप देखिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं था। ये एज ए प्रेशर ग्रुप के रूप से काम करते हैं, जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे, किसी मैंडेट को लेके आना हो, कोई चेंज करना हो, इस तरीके से मूवमेंट हो, और फिर गवर्नमेंट उनको लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में लेके आए। हमारे कंट्री के अंदर में जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब RTI के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? आप देखिए कि RTI को भी 20 ईयर्स का समय है वो कंप्लीट हुआ है। 2005 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था। बट राजस्थान के वहाँ पे एक जगह है, राजस्थान के वहाँ पे अजमेर के पास में एक जगह है, ब्यावर, ब्यावर नाम की एक जगह है। अगर आपने नहीं सुना हो तो आप देखिए कि एक छोटा सा टाउन है ब्यावर नाम से, वहाँ पे MKSS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करता है। अर्लियर फेज के अंदर में तो जो भारत दर्शन जो हुआ करता था, जो सिविल सर्वेंट जो सिलेक्ट होते हैं उनका जो इंडिया टूर करवाया जाता है, तो आप देखिए कि वहाँ पे MKSS के वहाँ पे भी विजिट होता है, जिसमें कैसे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में मूवमेंट किया था। ब्यावर टाउन जो है उसको आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी का जो कैपिटल के रूप से भी जाना जाता है इंडिया के अंदर में। RTI सिटी भी इसको बोला करते हैं कि RTI का मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट है वो हुआ था 96 के समय में। और 2005 के समय में ये एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। अभी ये न्यूज़ में क्यों था?
एक तो इसके 20 ईयर्स हुए थे, अक्टूबर के समय में न्यूज में था। दूसरा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे रिसेंटली जो किसी भी पर्सन का जो आरटीआई एक्ट के अंदर में भी जो सेक्शन 8 है, आरटीआई एक्ट के अंदर में सेक्शन 8 है जो मेंशन करता है कि कुछ डोमेन में इंफॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड होगा, जैसे सोर्निटी है, फ्रेंडली रिलेशन है, ऐसा कुछ डोमेन है उसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके थ्रू कहा गया कि किसी भी पर्सन का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेसी का जो केस है KS पुट्टास्वामी, पर जो ओवरऑल इसके जो एक्टिविस्ट हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के एक्टिविस्ट हैं, वो इसको अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली इस तरीके से जो अल्टीमेट मैंडेट था उसको रिड्यूस किया गया है, उसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्या स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे CGI का जो ऑफिस हुआ करता है, चीफ जस्टिस का ऑफिस, वो भी RTI एक्ट के अंदर में आता है। यस स्टूडेंट, 2020 या 21 का वो केस है जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज किया था कि CGI का जो ऑफिस हुआ करता है वो भी RTI का जो डोमेन है उसके अंदर में आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन में। क्या करना होगा, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को सेटअप किया जाएगा, जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगी जाएगी वो बताया जाएगा। क्या RTI जब आप एप्लीकेशन को फाइल करते हो कोई फ़ी भी लगता है क्या? तो आप देखिए कि मिनिमम फ़ी आप यहाँ पे चार्ज किया जाता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो कुछ लिमिटेड आवर्स के अंदर में ही प्रोवाइड कर दी जाती है, बट अगर यहाँ पे एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन का जो मांगा गया है, तो उसका कुछ समय होता है, कितने समय के अंदर में उनको इन्फॉर्मेशन है वो देना होगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एक बॉन्डेड लेबर का जो केस सामने आया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, जो मुजफ्फरनगर नाम का जो सिटी है वहाँ पे। आप देखिए कि एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री के अंदर में कुछ वर्कर्स हैं, उनको ट्रैप किया गया था और उनको प्रॉपर जो डिग्निफाइड मैनर के अंदर में ना तो फूड दिया जाता था, एक वहाँ पे डॉग भी रखा जाता था जिससे उनको अटैक करवाया जाता था, और कुछ कुछ उनके वेपन्स भी मिले हैं, जिससे कि आप देखिए इस तरीके से जो बॉन्डेड लेबर के अंदर में जो पर्सन थे उनको वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो यहाँ पे जो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका स्टेटमेंट है, हमारे एग्जाम के लिए बॉन्डेड लेबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 23 है वो आपको मेंशन करता है कि किसी भी तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन है, चाहे वो बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग में हो या किसी अदर सेक्टर के रिगार्डिंग में, उसको हमें रोकना है, उसको हमें प्रिवेंट वो करना है, आर्टिकल 23। रिसेंटली अभी फरवरी के मंथ के समय में 1976 का जो एक्ट है, 1976 का एक्ट क्या है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है, जो कि बॉन्डेड लेबर है, जो यहाँ पे फोर्स लेबर है, उसके अबोलिशन के बारे में है। तो इसके 50 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए थे, उस वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था। क्या स्टूडेंट्स, बॉन्डेड लेबर प्रेजेंट समय में ही एग्जिस्टेंस में आया है या पहले भी ये हुआ करता था? कभी कभी आप जब ने अपने एंशेंट हिस्ट्री को जब आप रीड करोगे तो दासा और दासी सिस्टम के बारे में, दासाज एंड दासी सिस्टम के बारे में आप रीड करते हो। गुप्ता एम्पायर के समय में जो गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे उस समय एक टर्म हुआ करता था विस्ती, विस्ती टर्म यूज होता था फोर्स लेबर के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि विस्ती जो ये टर्म है इसके रिगार्डिंग में 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और एक मेन सोर्स ऑफ इनकम भी होता था ये स्टेट के लिए, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के प्रीलिम्स के अंदर में। अब यहाँ पे लैक ऑफ जॉब है, डेस्परेशन है, इन सभी को रीजन बताया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि प्रेजेंट समय में भी जो बॉन्डेड लेबर है वो एग्जिस्ट करता है, उसके रिगार्डिंग में। हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो लेबर डे, मजदूर दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को, ये कब इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था? क्या 1923 के समय स्टार्ट हुआ था? और इसके जो लीडर हैं वो कौन हुआ करते थे? इसके लीडर को आप कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। और 50 ईयर्स आप देखिए कि हो चुके हैं, क्यों स्टिल ये एग्जिस्ट करता है, मेंस के रिगार्डिंग में इसके पॉइंट आप यहाँ पे प्रिपेयर करना कि क्यों स्टिल जो बॉन्डेड लेबर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, PM श्री योजना के बारे में है। PM श्री योजना के बारे में क्या है कि केरल के वहाँ पे नया गवर्नमेंट बना है, उन्होंने जब इसको साइन किया है, क्योंकि इसमें एक MOU है वो साइन करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, तो उसको जो अर्लियर गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन्होंने इसको अपोज किया है, उन्होंने इसके रिगार्डिंग में अपना कंसर्न या प्रोटेस्ट है वो शो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको PM श्री के बारे में पता होना चाहिए। क्या कंट्री के सभी स्कूल को PM श्री के रूप से कन्वर्ट किया जाएगा? सभी स्कूल नहीं हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सेंट्रल फंडेड ये स्कीम है जिसमें 14,600 सॉरी 500 है, 600 नहीं है, 14,500 ऐसा स्कूल हैं जिनको कि पीएम श्री मॉडल स्कूल के रूप से डेवलप करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मैंडेट है उसके थ्रू में। तो इसमें क्या करना होगा, जो हमारा स्टेट एंड यूटी है वो एक एमओयू को साइन करेंगे। एमओयू के अंदर में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होगा उस एरिया के अंदर में। सेकेंड आप देखिए कि एमओयू साइन होने के बाद में जो एलिजिबल स्कूल्स हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो किया जाएगा, एलिजिबल जो स्कूल हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेड स्कूल्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, 14,500 टोटल हैं। तो एलिजिबल स्कूल्स को यहाँ पे जो बेंचमार्क है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। और थर्ड आप देखिए कि एक चैलेंज मेथड है जिसके थ्रू यहाँ पे आपसी जो कंपटीशन है उसके बेसिस पे रिमार्क है वो रहेगा। थर्ड यहाँ पे चैलेंज का जो मेथड है उसको बताया गया है, जो कि स्कूल क्वालिटी रीअसेसमेंट जो फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे वो डिसाइड है वो रहेगा। क्या स्टूडेंट्स, पीएम श्री स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या? सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर है। क्या कंप्लीट समय के लिए है? कंप्लीट भी नहीं है, कुछ 5 ईयर का भी यहाँ पे मैंडेट है जिसके लिए कुछ मॉडल स्कूल बनानी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मैंडेट के थ्रू। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आंध्र प्रदेश के बारे में। न्यूज़ के अंदर में क्या मेंशन किया गया, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे आप देखिए कि एक जगह है जिसमें गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट को अलाउ किया गया है। जगह का नाम क्या है? कर्नूल नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, कर्नूल नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो जगह है जोनागिरी। जगह का नाम क्या है? जोनागिरी उस जगह का नाम है। अभी आप देखिए कि पहले इस जोनागिरी को स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते थे। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। 400 केजी के आसपास का जो गोल्ड है वो आप यहाँ पे एनुअल बेसिस के ऊपर में प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है इस माइनिंग एरिया का वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो बीच एरिया है और हमारे यहाँ पे कंट्री में कहाँ पे गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, कोलार गोल्ड फील्ड है, कोलार गोल्ड फील्ड है जो केजीएफ नाम से आपने मूवी भी देखा होगा। वहाँ पे आप देखिए कि जो गोल्ड का प्रोडक्शन है वो हुआ करता है कर्नाटका के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीच का जो एरिया है जिसमें जो इरोजन होता है उसको रोकने के लिए एक आप देखिए कि दीवार है उसको बनाया गया है। केरल की रिगार्डिंग में है ये न्यूज़। यहाँ पे जब भी हम बीच एरिया के बारे में देखते हैं, बीच को आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। बीच एरिया को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है कि सस्टेनेबल है, जो भी प्रैक्टिस है उसको फॉलो किया है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन है, एफईवी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, जो कि एक फॉरेन बेस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, लखनऊ के वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मेंशन है कि लखनऊ का जो ये फायर का इंसिडेंट है क्या क्या यहाँ पे शो करता है। एक तो हमारे कंट्री का जो एस्पिरेशन है उसको ये शो करता है कि कंट्री का एस्पिरेशन है डेवलपमेंट का। सेकंड आप देखिए कि रिस्क को भी शो करता है कि हमारी कंट्री में कैसे रिस्क है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे एस्पिरेशन के बारे में बताया गया कि कोचिंग सेंटर के वहाँ पे गेट क्लोज होने की वजह से जो 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 स्टूडेंट्स हैं वो नहीं निकल पाए वहाँ पे और उनका डेथ हुआ है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का जो इकोनॉमी है, एजुकेशन जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है उसको ये शो करता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के बारे में भी शो करता है कि कैसे अर्बन एरिया है वो अनप्लान्ड है, अनरेगुलेटेड है और जिसको कि रेगुलेट करने का कितना ज़रूरी यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को अब अगर यहाँ अंडरस्टैंड करें, आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में यंग पॉपुलेशन है जो एग्जिस्ट करती है और यंग पॉपुलेशन का एस्पिरेशन है कि वो क्वालिटी स्किल्स को यहाँ पे गेन करें। क्वालिटी स्किल्स को गेन करते हुए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा जिससे कि वो अपना जो लाइफ है उसको यहाँ पे बेटर कर सकें, इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। बट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मिलता है कि इस तरीके से यहाँ पे जो एजुकेशन में जो स्किल्स गेन करने के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि टू मच एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, उनका यहाँ पे नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं, नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मोस्टली ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इम्प्रूव हुए हैं इनके ऊपर में किसी तरीके से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। और समय के साथ में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट हुआ है, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन के अंदर में है, तो उनको भी देखते हुए इस एजुकेशन इकोनॉमी का बूम है वो आपको मिलेगा। बट अगर हमें विकसित भारत का जो ड्रीम को अचीव करना है तो हमारे यहाँ पे सुरक्षित भारत है वो भी होना चाहिए।
सुरक्षित भारत कैसे होगा कि अर्बन एरिया का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करें, प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर है वो किया जाए, और जो हमें SDG गोल नंबर 11 को जो अचीव करना है हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के रिगार्डिंग में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, विकसित भारत को भी अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, कि साउथ वेस्ट मानसून का जो सिचुएशन है, जो डेफिशिएंसी है, वो पहले आप देखिए कि 35% था, अब इंक्रीज होके 43% हुआ है। अभी साउथ वेस्ट मानसून का डेफिशिएंसी क्यों हुआ है, क्योंकि अल्नीनो का जो कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये जो भी फोरकास्ट का जो एजेंसी हैं उन्होंने बताया है, हमारा जो IMD है उनके द्वारा भी बताया गया। अल्नीनो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, एयर का जो वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए उसको ये सप्रेस करेगा। एयर का वर्टिकल मूवमेंट अगर नहीं होगा तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मॉइस्चर का जो कंटेंट बनना चाहिए एयर के अंदर में, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, रेन क्लाउड फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं फॉर्म होगा। सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट जो वार्मिंग ऑफ जो पैसिफिक है वो यहाँ पे वीकन हुआ है ट्रेड विंड्स की वजह से, और जिसकी वजह से भी मॉइस्चर का जो प्रेजेंस है, ट्रेड विंड्स का भी एक रोल है, जो मॉइस्चर का जो मॉइस्चर का प्रेजेंस है उसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। इंडियन ओशन डाइपोल है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, इनके द्वारा भी जो कंट्रोल सेटअप किया जा सकता था अल्नीनो इफेक्ट के ऊपर में, वो यहाँ पे स्टिल नहीं हुआ है। अब ये तो कंडीशन हो गया अल्नीनो का, बट इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो बारिश हुआ करती है वो जुलाई और अगस्त के मंथ के समय में होती है लार्जर वे के अंदर में। अब ये बारिश अगर यहाँ पे कम होगा तो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न है वो क्रिएट होंगे। हमारा जो खरीफ का जो क्रॉप है उसको इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी आप देखिए कि जो खरीफ का जो क्रॉप है वो यहाँ पे इम्पेक्टेड है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का जो सप्लाई है उसका हमें यहाँ पे कंसर्न है। हमारे यहाँ पे 111 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे इरिगेशन का प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। और फर्टिलाइज़र का जो हमें यहाँ पे जो कंसर्न है वो इस वजह से भी है, वेस्ट एशिया का क्राइसिस और चाइना का जो कर्ब करना, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, वो भी यहाँ पे एक रीजन है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स बताए गए हैं जिसकी वजह से हमको हमारा एज सिचुएशन को मेंशन करता है, कैसे हम एज के ऊपर में हैं प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के बारे में है। अफगानिस्तान के वहाँ पे क्या हुआ कि 2021 के समय तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। इस अफगानिस्तान के अंदर में पहले 50,000 के आसपास जो वुमेन्स हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल हुआ करते थे, वो आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में 102 उनका नंबर है, तो इतना डिक्लाइन हुआ। लेबर फोर्स के अंदर में जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रेशियो है वो आप देखिए कि पहले वहाँ पे 14% के आसपास हुआ करता था, वो रिड्यूस होके किस तरीके से मिनिमम नंबर्स के वहाँ पे पहले जो नंबर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वो लार्जर हुआ करता था, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे अभी यहाँ पे कि वो 14% था या कितना था। अब जो नंबर है वो काफ़ी कम वहाँ पे हुआ है। और बिजनेस के अंदर में भी वुमेन्स का जो संख्या है, जो मीडिया के अंदर में संख्या होता था वो भी रिड्यूस हुआ है वहाँ पे। बट पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव ये हुआ कि खुद का जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो वुमेन्स का पिछले कुछ ईयर्स में इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से इंक्रीज हुआ है कि पहले 2000 के आसपास उनके खुद का एंटरप्रेन्योर्स हुआ करते थे, अब वो संख्या इंक्रीज होके 9000 गया है, और आने वाले समय में ये जो संख्या है वो 1 लाख को भी क्रॉस कर सकता है, ये यहाँ पे प्रेडिक्शन है। अब प्रेडिक्शन भी है बट कंसर्न भी है। कंसर्न क्यों है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको चलाना है, एजुकेशन के लिए आपको स्किल चाहिए, एजुकेशंस में एनरोलमेंट आपका नहीं है, एजुकेशन में एनरोलमेंट नहीं है तो आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे भी आपका जो लोन है वो आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए कि आपको लोन के लिए आप अप्लाई करोगे उसका अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो शो करता है कि कैसे अफगानिस्तान का वुमेन्स जो बेटर कर सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, और कैसे यहाँ पे अब देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप तो आया है बट स्टिल उसके बारे में भी कुछ कंसर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। न्यूज़ क्लिक नाम का जो जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर में आप देखिए कि जो केस लगाया गया था उसको क्वेश किया गया है। फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो कि RBI के द्वारा मैंडेट है, उसके थ्रू उनके द्वारा जो फंडिंग किया गया था, जो FDI उनका आया था, उसी के बेसिस पे ये जो केस है उसको क्वेश किया गया है। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि RBI का जो मैंडेट था उसको इन्होंने फॉलो किया था, जिसकी वजह से केस उनका क्वेश हुआ है।
चाइना के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना है बेटर एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेट करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे गेन होंगे। तो इंडिया और चाइना के बारे में है। एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट है उनको कल हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। फिर आप देखिए कि ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया है कि वहाँ पे जो जो उनके सुप्रीम लीडर का जो असैसिनेशन हुआ था उनका जो फ्यूनरल का जो सेरेमनी है जिसमें पार्टिसिपेट करें। बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आप देखिए कि उस दौरान के अंदर में उनका जो विजिट है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ ईस्ट एशिया का जो नेशन है वहाँ पे रहेगा। तो इस वजह से हो सकता है, अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम जब ईरान के जो प्रेसिडेंट का डेथ हुआ था एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर में, उस दौरान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, पासपोर्ट जो है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप का प्रूफ है वो नहीं है। 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था तो उसमें आधार कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है क्या, क्योंकि उस समय आधार का जो एक्ट है और जो केस है वो न्यूज़ में था, वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। जब आप अपना आधार कार्ड देखोगे उसके ऊपर में भी लिखा हुआ है। ऐसा ही पासपोर्ट के बारे में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे आपको एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क आपको ये देते हैं कि पासपोर्ट के अंदर में आपका जो नंबर हुआ करता है, कोई पासपोर्ट का जो नंबर होता है क्या वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक नंबर हुआ करता है, न्यूमेरिकल नंबर हुआ करता है या मिक्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल होता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट यहाँ पे हैवी रेनफॉल के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे कुछ दिनों पहले हमने ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का जो एक असेसमेंट था उसके बारे में देखा था। अब हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड को बताया गया है। हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट्स है वहाँ पे भी आप देखिए कि लैंडस्लाइड के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो एरिया है वो भी आप देखिए कि लैंडस्लाइड से इफेक्टेड है, वो वहाँ पे है। नेशनल मेडिकल कमीशन का यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि कम्यूटेशन के जो ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के बिटवीन में डिफरेंसेज आई और वहाँ पे किलिंग हुआ है, जो शो करता है कि कैसे जो पब्लिक डोमेन में इस तरीके के इंसिडेंट्स जो इंक्रीज हुए हैं, ये कंसर्निंग सिचुएशन है सोसाइटल पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे स्टूडेंट जो फॉरेन फंड्स के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है एनजीओज के पर्सपेक्टिव से, सुप्रीम कोर्ट का कुछ अर्लियर रूलिंग है जो उनको यहाँ पे एंडोर्स करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग रूलिंग्स के अंदर में बताया है कि कैसे जो फॉरेन फंड है वो आना चाहिए, बट उसका अल्टीमेट एम ये नहीं है कि यहाँ पे कंट्री का जो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, उसमें कुछ चेंजेज है वो किए जाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, वो आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे गए हैं। उन्होंने जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया है कि जो उनका जो सिक्योरिटी है उसको बेसिकली अपना जो कमिटमेंट है उसको यहाँ पे बताया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे। और इसके बाद में आप देखिए कि कुवैत एंड बहरीन के वहाँ पे भी वो जाएंगे, कुवैत एंड बहरीन के वहाँ पे भी। और ये कुवैत एंड बहरीन और यूएई, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आप देखिए कि यूएस की जो स्ट्रेटजिक मिलिट्री बेसेज हैं वो वेस्ट एशिया के अंदर में सिचुएटेड हैं। स्टूडेंट्स, रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इंडिया के साथ में कुछ डिफेंस डिस्कशन किया गया था कि हमारे यहाँ पे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको वो प्रपोज करेंगे, उसको वो परचेज है वो करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए कि जो आकाश तीर नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, उसको भी परचेज के बारे में डिस्कशन है वो हुआ था। ये शो करता है कि कैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएई है वो वहाँ पे कंसर्न सिचुएशन में है। फिर स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न कोरिया के बारे में है। नॉर्दर्न कोरिया के जो लीडर हैं उन्होंने आप देखिए कि एक जो शिप वेसल है उसको कमीशन करते हुए कहा गया कि आने वाले समय के अंदर में नॉर्दर्न कोरिया का जो नेवी है वो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो जो लार्ज वॉरशिप है उसको आप देखिए कि बिल्ड करेगा, उसको वहाँ पे डिप्लॉय है वो किया जाएगा। नेम्फो नाम का एक सिटी है जिससे उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा गया है। नॉर्दर्न कोरिया के बारे में जब भी हम रीड करते हैं आपको 38 पैरेलल नाम का जो जगह है उसके बारे में पता होना चाहिए। 38 पैरेलल बेसिकली नॉर्दर्न कोरिया और सदर्न कोरिया को डिवाइड करता है। उनके बिटवीन के अंदर में डीमिलिटराइज जोन भी है। डीमिलिटराइज जोन है कुछ एरिया, कुछ किलोमीटर का जो एक स्ट्रिप है जो कि डीमिलिटराइज जोन के रूप से सिचुएटेड है। फ्रांस के वहाँ पे इबोला का केस आया है। जो डॉक्टर हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के वहाँ पे गए थे, अब जब रिटर्न किए हैं तो उनके अंदर में सिम्टम्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। इबोला का कोई वैक्सीन है जो यहाँ पे जो प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये जो नया वेरिएंट है उसके इम्पैक्ट को ये बताता है।
और जहाँ पे इबोला के केस आए हैं, स्पेशली जो इटूरी नाम का जो प्रोविंस है, आप देखिए कि कोंगो के वहाँ पे, जो कि आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है, जो वहाँ युगांडा के साथ में एरिया शेयर करता है। और यहाँ पे एक M23 रेबल ग्रुप है, उनका भी डोमिनेशन है, जो रेबल ग्रुप है उनका डोमिनेशन है। इस वजह से इस एरिया के अंदर में हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। पाकिस्तान के वहाँ पे जो बलूच कम्युनिटी है, उनके एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हुआ करते हैं, मेहरंग बलूच हैं। उनका नाम क्या है? मेहरंग बलूच हैं। मेहरंग बलूच आप देखिए कि उनको एक कोर्ट के द्वारा कुछ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया गया है, पनिशमेंट है वो दिया गया है। 2025 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो ग्वादर पोर्ट का एरिया है वहाँ पे, जिसमें एक सोल्जर का डेथ हुआ था। और आप देखिए कि मेहरंग बलूच, अब उनको चार्ज किया गया है, ह्यूमन राइट का इन्होंने कंटिन्यूस वॉइस को रेज किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। उनके चीफ का स्टेटमेंट है कि वो ईरान के वहाँ पे विजिट करेंगे अगर अलाउ किया जाएगा, और वहाँ पे जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको आप देखिए कि डाइल्यूट करने का जो कोशिश है वो होगा। यूएस के वहाँ पे जो सीनेट जो हुआ करता है, जो हायर हाउस है वहाँ पे, तो आप देखिए कि उस हायर हाउस के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, जो कि ईरान के साथ में जो वॉर सिचुएशन है उसको उसको यहाँ पे उसको रिजोल्व करने के बारे में मेंशन करता है। यूएस का जो प्रेसिडेंट है उनको 60 डेज के अंदर में आप देखिए कि कांग्रेस का अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है, एक एक्ट के थ्रू कांग्रेस अप्रूवल करे वहाँ पे जो डिफेंस फोर्स है उनका फॉरेन सोइल के ऊपर में प्रेजेंस के बारे में। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में यूएस रसिया के जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट आया है, और यहाँ पे मेंशन क्या किया गया? मेंशन ये किया गया है कि न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, जो कि फरवरी के समय में एक्सपायर हुआ है, बोथ कंट्रीज का जो न्यूक्लियर रेस है उसको ये रेस्ट्रिक्ट करता था। अब उन्होंने फिर से एक न्यूक्लियर रेस है वो हो सकता है, और उस न्यूक्लियर वेपन के बारे में ये बताया गया। हमारे कंट्री का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है कि नो फर्स्ट यूज हमारे कंट्री का एक डॉक्ट्राइन है कि कभी भी हम फर्स्ट टाइम इसको यूज है वो नहीं करेंगे, जो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप से इंडिया को शो करता है। यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है क्रीमिया का जो एरिया है, जो कि रसिया ने आप देखिए कि 2014 में अनेक्स कर लिया था, उसका जो वहाँ पे पावर का एरिया है उसके ऊपर में अटैक किया गया है यूक्रेन के ड्रोन्स के द्वारा। हमारे यहाँ पे जो मैंगो जो है, मैंगो के आप देखिए कि अलग अलग वेराइटीज आया करते हैं समर के समय में, तो उसका काफ़ी डिस्कशन हुआ करता है। कभी आपने अल्फांजो मैंगो के बारे में देखा होगा, जो पोर्तुगीज एक लीडर, एक पोर्तुगीज जो कंपनी इंडिया में आया था उसके जो एक पर्सन होते थे उनके नाम के ऊपर में रखा गया है अल्फांजो मैंगो का। कहीं पे केसर मिलता है, कहीं पे जर्दालू मैंगो मिलता है, कहीं पे लंगड़ा मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं उनके रोल के बारे में मेंशन करता है कि इंसेक्ट्स का जो रोल है वो कैसे है, कैसे वो हमारे कंट्री का जो मैंगो का जो प्रोडक्शन है जिसमें पोलिनेशन के प्रोसेस के रोल को ये प्ले करते हैं इंसेक्ट्स यहाँ पे। टू मच सोलार जो प्लेट्स हैं, टू मच जो सोलार का जो प्लेट्स हैं वो आप देखिए कि इंसेक्ट्स का जो संख्या है वो रिड्यूस होता है, तो उसका भी एक कंसर्न है यहाँ पे कि सोलार प्लेट्स का संख्या जैसे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इंसेक्ट्स के ऊपर में वो इम्पैक्ट है वो कर सकता है। गोल्ड माइनिंग के बारे में है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का जो इटूरी प्रोविंस है, जहाँ पे आप देखिए कि इबोला के केसेज हैं, वहाँ पे गोल्ड माइनिंग है। गोल्ड माइनिंग का नाम क्या है? मोंग बवालू, मोंग बवालू, ये इसका नेमिंग है। अब आप देखिए कि ये वहाँ पे सिचुएटेड है, लोकल जो मिलिशिया है वो इस गोल्ड माइन को कंट्रोल करते हैं, और ये उसका जो नियर बाई कंट्री है उसको भेजा करते हैं वहाँ से जो माइनिंग है। इनके अंदर में जो काम करने वाले वर्कर हैं, जो वहाँ पे एक तो हेल्थ का जो फैसिलिटी है उसको यूज नहीं करते, जो इंडिजीनियस उनका थिंग है, जैसे जिंजर का वहाँ पे कोई लिक्विड है वो उन्होंने पी लिया, इस तरीके से अपना जो जो आप देखिए कि अपने आप को ट्रीट है वो कर रहे हैं, और वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस में कंटिन्यूस इंगेज हैं। तो ये वहाँ के सिचुएशन को मेंशन करता है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ये आपका होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।